सिराथू या सैफई, सवाल वहीं आया। अब ये सिराथू के लोगों को तय करना है कि उन्हें उत्तर प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकने लायक एक योग्य नेता चाहिए। केशव प्रसाद गरीब घर से बढ़कर कारपोरेट राजनीति से टकराने वाले नेता हैं। उनके साथ हिंदू भी हो सकता है, उनके साथ मुसलमान भी हो सकता है, उनके साथ किसी भी जाति का आदमी हो सकता है, लेकिन जो गरीबी से उठकर गया केशव प्रसाद उसकी नुमाइंदगी करते हुए दिखते हैं। अचानक रातों रात पार्टियों के पास, खासकर छोटी पार्टियों के पास, पति पत्नी, बाप बेटा, माँ बहन, साड़ू समधी, इनके खातों की चेकिंग भी तो करनी चाहिए। ईडी काम क्या कर रही है? ईडी मुफ्त बदनाम है। ईडी को यह चेक करना चाहिए कि 22 करोड़ रुपया, 18 करोड़ रुपया, 7 करोड़ रुपया रातों रात अचानक बैंक में कहां से आ जाता है। कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में केवल दरी बिछाकर मुख्यमंत्री बन सकता है या प्रधानमंत्री बन सकता है। दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। आज हम हैं सिराथू विधानसभा क्षेत्र में। सिराथू विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में इसमें हॉट सीट बनी हुई है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता बृजेंद्र सिंह जी, और शिक्षाविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, तकनीकी व्यवस्था का इंतज़ाम करते हैं कमलेश सिंह सिंगरौर जी। आप दोनों का नेशनल न्यूज़ मीडिया पर स्वागत है। विधानसभा चुनावों को लेकर कुछ चर्चा हम लोग करेंगे। क्या सिराथू में चल रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में चल रहा है, क्या पिछड़ों की राजनीति में चल रहा है। तो सबसे पहले आपसे कमलेश भाई, इस समय विधानसभा चुनाव तेज़ी से आगे बढ़ चुका है। पहले दौर का मतदान हो चुका, दूसरे दौर का मतदान होने वाला है। हम लोग जहां खड़े हैं सिराथू विधानसभा क्षेत्र में, यहां 5वें चरण में मतदान होना है। और आप थोड़ा बताएं कि इस समय इस इलाके में क्या चल रहा है और क्या सामाजिक गणित बैठती है। जातीयता के जहर से ऊपर उठ के हमारे विकास पुरुष केशव मौर्य जी ने जो जाल बिछाया है सड़क का, यहाँ के दोआबा क्षेत्र की उन्नति के लिए, जो इन्होंने प्रयागराज, कौशाम्बी, इसके अतिरिक्त जो इन्होंने सब चित्रकूट गमन मार्ग, तरह तरह की योजनाएं लाके सैफई से लाख गुना अच्छा कर दिया है। और जो हमारी पार्टी है हर सर्व समाज के लिए है, ना कि जाति विशेष के लिए है। इसलिए पूर्ण बहुमत से केशव जी जीतेंगे। और जातीयता का जहर घोलने वाली जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, मौका परस्त बाहरी लोग, वो हारेंगे। यही हमारा कहना है। उसके अलावा सभी जानते हैं आगे। बृजेंद्र भाई, कमलेश जी कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने अपने विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे कौशाम्बी में, प्रयागराज में सड़कों का जाल बिछाया, अन्य तमाम विकास की नई बुनियादें खड़ी की, ऐसा काम किया जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ था। आपको क्या लग रहा है, क्या विकास के मुद्दे पर ही वोट पड़ेगा या और भी कुछ चलेगा चुनाव के दौरान? रणविजय जी, आप लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख रहे हैं और ये कोई पहला और नया चुनाव नहीं है जिसमें जाति और धर्म पूरे उफान पर है। विकास के काम अच्छे किए हैं केशव प्रसाद जी ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसके पहले भी तमाम सरकारों ने अच्छे काम किए। कल्याण सिंह जी की सरकार की भर्तियां लोग आज भी याद करते हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार की नाकाबिल भर्ती, जो लोक सेवा आयोग के कारण, जो आंदोलन के कारण उनकी सरकार गई, वो खुद अखिलेश जी याद करते हैं। विकास, इस पूरे चुनाव में सत्ता का पक्ष तो विकास की बात कर रहा है, लेकिन जो मतदाता है वो जाति भी खोज रहा है, अपना नायक खोज रहा है। विकास भी चाहता है, वो अनुदान और दान, मुफ्त चीज़ें भी चाहता है, लेकिन अपना नायक, अपना नेता, उसको अपनी जात का, अपने वर्ग का स्वाभिमान, उसका जो ये चुनाव स्वाभिमान का चुनाव है। जो जातीय स्वाभिमान विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जगाया, उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो पिछड़ा तबका था, जो कभी सत्ता का सुख नहीं पाया, जो बहुत सत्ता के नज़दीक नहीं आया, वो केशव प्रसाद में अपनी प्रतिमूर्ति देखता है। वो केशव प्रसाद को अपना नायक मानता है। जैसा कि मैंने यहाँ महसूस किया, सिराथू में भी, कौशाम्बी में भी, बगल की सीट पर चायल में भी, या उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में जहाँ पिछड़ों की आबादी ज़्यादा है।
तो वो एक अपना नायक तलाशते हैं। वो नायक, वो पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो भी वही चेहरा था कि एक नायक था कि भाई हम हिंदू हैं लेकिन पिछड़े हैं। आपने नायक की बात कही। इस बार विधानसभा चुनाव में ये देखा जा रहा है कि कुछ जगहों पर नायकों को व्यक्तिगत तौर पर, नायक के तौर पर आपने केशव प्रसाद मौर्य जी का उदाहरण प्रस्तुत किया, तो नायकों को घेरने की, व्यक्तिगत तौर पर घेरने की कोशिश की जा रही है, जैसा टिकट वितरण के दौरान हुआ। लेकिन कुछ जगहों पर कुछ पार्टियों के नायकों को उन्मुक्त छोड़ने की भी कोशिश की गई। ये क्या मामला है, क्या रणनीति है? आप पत्रकार के तौर पर राजनीति को बहुत अच्छे से देखते रहें, कवर करते रहें, थोड़ा बताएं क्या लगता है? देखिए रणविजय जी, ये आप 1977 में पहुंचिए और जब समाजवाद का आंदोलन चरम पर था तो सैफई से जब एक शिक्षक मुलायम सिंह यादव के रूप में आया और राजनीति में छा गया, उस वक्त बाबू दर्शन सिंह यादव उनका विरोध करते थे लोकल क्षेत्रीय स्तर पर। रामनरेश यादव मुख्यमंत्री होते थे। आज रामनरेश यादव जी को लेने वाले, जानने वाले, उनको मानने वाले लोग कहाँ हैं? और मुलायम सिंह यादव का परिवार, मुलायम सिंह यादव जी की पूरी अपनी सामाजिक जो उन्होंने कुनबा जोड़ा समाजवाद के नाम पर, उनके बेटे भी मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, मुलायम सिंह जी कई बार बने। अब मुलायम सिंह जी ने अपने समय पर और कांग्रेस ने अपने समय पर एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारे। आज जब फिर आया कि साहब उत्तर प्रदेश में पिछड़ा मुख्यमंत्री होना चाहिए, पिछड़ों की राजनीति होनी चाहिए, अति पिछड़े अति पिछड़े अति पिछड़े का जब शोर मचा, सीमांत किसानों तक प्रधानमंत्री जब पहुंचने लगे, उस वक्त मुझे समझ नहीं आता कि अखिलेश यादव किस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो प्रमोद तिवारी, कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता की बेटी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारते। वो राजा भैया के गढ़ में जाकर ही पूछते हैं कौन राजा, जो उनकी सरकार का कैबिनेट मंत्री थे। राजा भैया प्रमोद तिवारी के खिलाफ, उनकी बेटी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारते। रघुराज प्रताप सिंह, वहीं एक मोती सिंह है जो पटेलों के घर में चापड़ चलाता है। पिछड़ों की बात करने वाले लोग उनके पक्ष में भी वोट मांगते हैं। और एक केशव प्रसाद हैं, जो जातियां अब तक सत्ता में नहीं आई, मुख्यमंत्री नहीं बनी, कुर्मी नहीं बना, काछी नहीं बना। मायावती जी कई बार आई गई, मुलायम सिंह जी आए, मुलायम सिंह जी का परिवार आया गया। कुर्मी और काछी में मुख्यमंत्री बनने का अवसर अभी इनको नहीं मिला। ऐसे में एक संभावनाशील चेहरा, एक नायक जो केशव प्रसाद के रूप में निकल कर आया, उसको उसके घर में घेरा जा रहा है। तो ये पिछड़ावादी तरीका नहीं है। अब ये जो ट्रेन निकल कर गई, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस ट्रेन का, या ऐसी तमाम ट्रेनों का जो दिल्ली सीधे जाती है, उनका ठहराव सिराथू में हो, कौसाम्बी में हो। ये बात हम किससे कहेंगे, या स्थानीय आदमी किससे कहता है? अपने नायक से, अपने नेता से कहता है। जिस तरह का घेराव उत्तर प्रदेश में, खासकर दोआबा में दूसरे चरण के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य का हुआ है, दो बातें समझ में आती हैं। या तो केशव प्रसाद मौर्य वाकई पिछड़ी राजनीति के लिए चुनौती हैं। क्या ये अखिलेश यादव के लिए केशव प्रसाद मौर्य चुनौती बनकर उभरे हैं, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को घेरा जा रहा है? या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में यादवों के अलावा दूसरी कोई पिछड़ी जाति मुख्यमंत्री के पद के दौड़ की रेस में ना रहे, इसलिए घेरने की कोशिश हो रही है? बेनी प्रसाद वर्मा जी समाजवाद के वो चेहरे थे जो मुलायम सिंह, जिनको अपना बड़ा भाई भी कहते थे, नाराज हो जाते थे तो उनके घर मनाने जाते थे। लेकिन बेनी प्रसाद जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। पिछड़ों ने जब एक बार और गठबंधन बनाया, चौधरी नरेंद्र सिंह, चौधरी अजीत सिंह साहब, मुलायम सिंह जी, इन सब ने एक पिछड़ा मोर्चा बनाया। और जब आपको मालूम है कि आजम खान नाराज हो गए थे, कल्याण सिंह भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए थे, उस वक्त जब मोर्चा बना, उस मोर्चे ने चौधरी नरेंद्र सिंह का नाम प्रस्तावित किया कि ये मोर्चे के नेता होंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। तो माफ़ करिएगा, जो पिछड़ी राजनीति की बात करते थे वही मुलायम सिंह जी ने तो विरोध किया था चौधरी नरेंद्र सिंह का। तो अब उनके मन में क्या था? वो बड़ा भाई नहीं बनना चाहते हैं। अब मैं ये कैसे कहूँ कि वो यादवों के अलावा किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते, लेकिन जो इतिहास है, चौधरी नरेंद्र सिंह का करीब करीब उस कुर्सी के पास पहुँचे, उनके रास्ते में रोड़े आए। अब एक संभावना बनती है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर आप 2-4 नाम लीजिए जो मुख्यमंत्री पद पाने के लायक या
संगठन या कार्यकर्ताओं से जिनका प्रेम है, जो बन सकते हैं, बनाए जाना चाहिए। अपनी अपनी इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी की वो पूंजी हैं जो मुख्यमंत्री पद के सशक्त दावेदार भी हैं, उसके उपयुक्त भी हैं। ये संगठन है कि किसको कौन चुना जाए, लेकिन एक नाम है जिस पर विचार पिछड़े लोग करते हैं, और उनका नायकत्व देखकर ही शायद अखिलेश यादव को ये लग रहा हो कि अगर इनको हम वहीं सिराथू में रोक लेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश में आगे का मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार है वो खत्म होगा। शायद अखिलेश की ये रणनीति हो, और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को ऐसा करने से पहले आईने में अपना चेहरा ये इसलिए देखना चाहिए कि ये समाजवाद नहीं रहा कि आप प्रमोद तिवारी के लिए कांग्रेस की जाति देखकर, मैं जाति की बात नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रमोद तिवारी के लिए आप, उनकी बेटी के लिए आप प्रत्याशी छोड़ते हो। वहीं अजय सिंह लल्लू लड़ रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है, वो भी पिछड़ा नेता है। समाजवादी पार्टी को चाहिए था कि वहाँ भी आप प्रत्याशी नहीं लड़ाते। तो ये चुनिंदा सेलेक्टिव बातें जो हैं, ये सेलेक्टिविज्म ये बताता है कि केशव प्रसाद से लोग डरे हैं। क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि जैसे पिछले मुलायम सिंह यादव कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारते थे, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कुछ और एक दो नेता हुआ करते थे जिनके खिलाफ मुलायम सिंह यादव कभी प्रत्याशी नहीं उतारते थे, क्या उस कड़ी को अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं? और लेकिन उसमें केवल रामपुर खाप से प्रमोद तिवारी की बेटी के खिलाफ प्रत्याशी ना उतारना क्या संकेत देता है कि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी एक हो सकती है? क्या लगता है आपको? नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग हैं ही कहाँ, हैं ही कहाँ। आप रामपुर की जनता से पूछो तो वो बताएगी कि प्रमोद भैया के साथ समाजवादी पार्टी है। अलग कहाँ है? अलग तो आपके जेहन में नहीं है। आप सिर्फ बताते हो कि हाँ हम अलग अलग हैं, और जब चुनाव के बाद आएगी तो आप रणनीतिक गठबंधन बनाते हैं, अलग बात है। मैं अखिलेश यादव जी को और उनकी पूरी सामाजिक विचारधारा से एक सवाल आपके जरिए ये भी करना चाहता हूँ कि जब आप सेलेक्टिव चीज़ें करते हो, एक आदमी को घेरते हो, तब आपकी नीयत पर सवाल उठता है कि क्या आप नया नेतृत्व नहीं पैदा होना देना चाहते? क्या आप पिछड़ों में अपने परिवार के अंदर ही सब रखना चाहते हैं? हर आदमी ने कहा परिवार नहीं, परिवार नहीं, परिवार नहीं। मैं अखिलेश यादव को परिवारवादी नहीं कहता, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कहूँगा तो लगेगा कि नहीं साहब मैं उनको घेरने की बात कर रहा हूँ ना। वो हो सकता है कि अपने पिताजी के साथ तमाम सारे लोग एक परिवार में काम करते हैं, मियाँ बीबी, पति पुत्र सब करते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सेलेक्टिव घेराव क्यों? प्रमोद तिवारी के खिलाफ, उनकी बेटी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं, उनको वॉकओवर, और पिछड़ों का एक उभरता और संघर्षशील जो नायकत्व है, जो नायक उभर रहा है, उसको घेरने की हर संभव कोशिश। ये विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये व्यक्तिगत लड़ाई है। क्या ऐसा नहीं लगता कि पिछड़े समाज, खास तौर पर पटेल समुदाय के बड़े नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके सोनेलाल पटेल जी के परिवार में जो विखंडन हुआ राजनीतिक नज़रिए से, उसमें पल्लवी पटेल जो सिराथू से प्रत्याशी हैं, कहीं वो इस्तेमाल तो नहीं हो गई? पिछड़ों की राजनीति में कोई पिछड़ा नेता आगे ना बढ़े, इसके लिए वो कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो गई? रणविजय जी, मैं आपको दो निवेदन करना चाहता हूं, और जहां तक मैं सुना जाऊं, मैं वहां उन सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मोटी चीज़ें चुनो। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की नीयत ठीक है, उनकी नीतियां ठीक हैं, तो आप नरेंद्र मोदी को चुनो। आपको लगता है कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस बेहतर है, तो आप राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस को चुनो। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे आदमी हैं, तो आप उनको चुनो। लेकिन ये जो छोटी छोटी पार्टियां, ये छोटे छोटे लोग, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कुनबा बढ़ाने के लिए ये गठबंधन किए हों, अखिलेश यादव ने भी किए, भारतीय जनता पार्टी ने भी किए, लेकिन जिन लोगों के साथ गठबंधन हो रहा है, अब जनता को ये देखना पड़ेगा कि लालच किसके मन में है। कौन दौलत के लिए लड़ रहा है, कौन केवल विधान परिषद जाने के लिए लड़ रहा है, कौन केवल विधायक बनने के लिए लड़ रहा है, और कौन देश के लड़ने की बातें कर रहा है। तो वाया मीडिया क्यों जुड़ रहे हो? आप किसी चैनल के साथ क्यों जुड़ रहे हो? अगर आपको जुड़ना है, अगर पटेल समाज को जुड़ना है, तो नरेंद्र मोदी के साथ सीधे जुड़ें। अगर यादव समाज को अखिलेश यादव के साथ जुड़ना है तो सीधे क्यों जुड़ें? उसके लिए ओम प्रकाश राजभर की क्या जरूरत, या किसी और दूसरे की क्यों जरूरत? सीधा रिश्ता बनना चाहिए। राजनीति के ब्रोकर खत्म होने चाहिए। मुझे लगता है कि ब्रोकरिज्म और ये जो लालच है, ये छूट जाएगा तो देश में 2 दलीय या 3 दलीय प्रणाली की तरफ बढ़ेंगे, और तभी
पॉलिटिकल बार्गेनिंग खत्म होगी और नए नायक बनेंगे। एक सवाल कमलेश जी से। कमलेश भाई, आप पूरे इस इलाके को प्रयागराज, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट को अच्छे से जानते हैं। इस पूरे इलाके से आप जुड़े हुए हैं। पूरे हिस्से में जिस समुदाय से आप आते हैं, माफ़ करिएगा समुदाय इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो राजनीतिक वर्तमान व्यवस्था है इसमें जातीयता कहीं न कहीं कूट कूट कर चाहे नेताओं ने भर दी या अपने आप समाज से पनप उठी। हमने उसी में लिखा है, जो हमारा एडमिशन हुआ ना, जो आदरणीय सिंगरौर साहब जो जिन कॉलेजों के संस्थापक हैं, उन सब कॉलेजों में, पूरे भारत के कॉलेजों में पूछा जाता है कि आप किस जात के हो, आप किस धर्म के हो। अगर जाति आपको खत्म करनी है तो कॉलम खत्म करो ना, वो कॉलम खत्म करो। लेकिन जाति है और जाति रहेगी। विजय भाई ने बताया कि ये संविधान में ही व्यवस्था कर दी गई कि आपको अपनी जाति बतानी है। बिना जाति बताए आप आगे नहीं बढ़ सकते, ना शिक्षा ले सकते हैं, ना नौकरी कर सकते हैं, जाति आपको बतानी है। तो ऐसे में जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है, इस पूरे हिस्से में पटेल समुदाय एक ताकतवर जाति के रूप में जाना जाता है। उसकी अपनी राजनीतिक हैसियत है और पार्टियां उसको देखकर प्रत्याशी खड़े करती हैं। तो आपको क्या लगता है, पटेल समुदाय इस 2022 के विधानसभा चुनाव में किस तरफ जाता हुआ लगता है? ये अपराधियों, हाँ, ददुआ जैसे अपराधियों की संकीर्ण विचारधारा वाली पार्टी नहीं है। ये आर.के. पटेल और कमलेश सिंह सिंगरौर की पार्टी है। ये जितना जातीयता का जहर भरा हुआ है वो कुर्मी सब समझ गया है, पटेल सब समझ गया है कि अपराधी केवल अपनी लुंगी छाप हो गए, अपराधी हो गए, ये सब अपनी खैर मनाने के लिए केवल हैं। और जो 99% हैं अच्छे छवि वाले लोग कुर्मी, वो सब विभाजित नहीं है, एक मोदी के साथ जा रहे हैं, केशव जी के साथ जा रहे हैं। आपने जिक्र किया कि केशव जी के साथ जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल को प्रत्याशी के रूप में सिराथू विधानसभा क्षेत्र से उतारा है, तो इस इलाके में क्या स्थिति बनती आपको दिखती है? अब देख लीजिएगा, मुस्लिम भी 90% जो लुंगी छाप नहीं है वो केशव जी के देंगे। विजेंद्र भाई, आपने पिछड़ों की राजनीति को बहुत अच्छे से पहचाना है, देखा है, और पत्रकार के तौर पर आपने बहुत निकट से रिपोर्टिंग की है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कई बार जो छोटे छोटे दल हैं, इनको देखकर लगता है कि पिछड़े समुदाय में जो ताकत, राजनीतिक ताकत है, वो जैसे लगता है कि विखंडित हो गई है। कोई कमेरावादी, कोई दूसरावादी, कोई अखिलेशवादी, कोई निषादवादी, कोई अलग अलग, जैसे लगता है कि एक राजनीतिक एकजुटता नहीं है। तो क्या लगता है ये किस दिशा में जा रही पिछड़ों की राजनीति? रणविजय जी, पिछड़ों की राजनीति सही दिशा में जा सकती है, लेकिन जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो जागे तो हैं, चैतन्य तो हुए हैं, लेकिन वो संगठनवादी नहीं हैं, उस संगठनों के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, वो व्यक्तिवादी हो गए। व्यक्तिवादी होने के कारण कोई कहेगा कि मेरे पिताजी ने ये बात कही तो मैं उनकी ये बेटी हूँ, मैं उनका ये दामाद हूँ, मैं उनका साड़ू हूँ, ये बात नहीं होनी चाहिए। विचारधारा के साथ पिछड़ों को अपनी बात सुननी और कहनी चाहिए। अभी हुआ क्या कि बीते 15-18 सालों में, 20 सालों की राजनीति में छोटे दलों को थोड़ा सा भाव मिला, तो इनमें से भाव नहीं मिला था, वो दरअसल भागीदारी मिली थी। भाव और भागीदारी बहुत बारीक फर्क है। जब भागीदारी दी गई तो आपने सोचा कि भागीदारी में किसको करें? अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपने फूफा को, अपने जीजा को, अपने बहनोई को। चौधरी नरेंद्र सिंह ने उस वक्त बहुजन क्रांति पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी से 28 विधायक वो 26 विधायक तोड़कर लाए और किसान मजदूर बहुजन पार्टी बनी। और उस समय भी सिंगरौर साहब, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के साथ एक गठबंधन हुआ और चौधरी नरेंद्र सिंह ने एक सामान्य कार्यकर्ता डॉक्टर अशोक पटेल को टिकट दिया और वो सांसद बन गए। अब आप देख लो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन आप देखो, बेटा, माँ, पति, साली, सलहज, कार्यकर्ता कहाँ है?
कार्यकर्ता कहाँ हैं? तो जो चेतना जागी थी, उस चेतना को पूंजी में बदलने का काम जिन लोगों ने किया, उनकी अब दुकानें बंद होंगी और सीधे सीधे जो लोग मोदी को पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद करते हैं, दीनदयाल उपाध्याय की नीतियों को पसंद करते हैं, या डॉक्टर लोहिया और मुलायम सिंह यादव की नीतियों को पसंद करते हैं, या जिनको अखिलेश यादव भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो अब लोग सीधे जाएंगे। ये ब्रोकरेज सिस्टम इस चुनाव में टूटता हुआ मुझे दिख रहा है। आपने बहुत बढ़िया दो बातें कही, एक भागीदारी की और एक आपने इशारा किया कि जो व्यक्तियों का उभार हुआ उसमें टिकटों की खरीद फरोख्त की तरफ आपने इशारा किया। इस चुनाव में एक कई अलग अलग इलाकों से चर्चा आ रही है, जो छोटी पार्टियां हैं, वो नाम किसी का नहीं लूँगा, सब लोग जानते हैं छोटी पार्टियां क्या आशय है और कौन लोग हैं, कैसे संगठन चला रहे हैं। कार्यकर्ता जो टिकट मांग रहे थे वो धड़ाम हो गए, जो 5 साल तक पार्टियों में कहीं दिखते नहीं थे वो टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ता क्या करेंगे और वो जिनका वो प्रतिनिधित्व करती पार्टियां, वो मतदाता क्या करेंगे? रणविजय जी, भारतीय जनता पार्टी ने और उसके अध्यक्ष जब अमित शाह जी थे तब, या नड्डा साहब हैं तब, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं। ये दावा नड्डा साहब ने और अमित शाह साहब ने किया, ये प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी भी कर सकते थे, अखिलेश यादव भी कर सकते थे, बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती भी कर सकती थी, लेकिन ये दावा सिर्फ अमित शाह और जेपी नड्डा ही क्यों कर पाए, ये समझेंगे तो आपको ये लगेगा दूसरी पार्टियों में जिसके लिए कांग्रेस बदनाम रही जीवन भर, वही रोग धीरे धीरे छोटी पार्टियों में आया। ये जो टिकट बिक्री की बात है, इसको हटा देना उसको हटा देना, तो टिकट तो बिके ही, टिकट बिके। 3 घंटे पहले एक आदमी दूसरा दल छोड़कर आता है, वो पार्टी की मेंबरशिप की रसीद जमा करता है और वो मेंबर ऑफ इसका एमएलए के इलेक्शन के लिए, विधानसभा इलेक्शन के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 4 कर दीजिए। जब आप 90% टिकट बाहर के लोगों को दे देंगे, पैसा लेकर दे देंगे, तो फिर छोटी पार्टियों की निष्ठा पर सवाल उठेगा ही उठेगा। और ऐसी स्थिति में जो कार्यकर्ता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे किसी छोटी पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो कार्यकर्ता उस आदमी के पास जाना चाहेगा जहां कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। और मुझे लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी इसमें आगे है। मैं उसका कोई प्रवक्ता तो हूं नहीं, लेकिन मुझे आगे वो दिखती है। अचानक रातों रात पार्टियों के पास, खासकर छोटी पार्टियों के पास, पति पत्नी, बाप बेटा, माँ बहन, साड़ू समधी, इनके खातों की चेकिंग भी तो करनी चाहिए। ईडी काम क्या कर रही है? ईडी मुफ्त बदनाम है। ईडी को यह चेक करना चाहिए कि 22 करोड़ रुपया, 18 करोड़ रुपया, 7 करोड़ रुपया रातों रात अचानक बैंक में कहाँ से आ जाता है। कुछ लोगों ने तो ये भी किया कि उनको पता नहीं कि सीटें कौन से मिलने वाली हैं, फार्म खोल दिया जैसे लोक सेवा आयोग की भर्ती हो। तो ये उनकी बिरादरी के लोग, जो जातीय नेता हैं, जो बिरादरियों की राजनीति कर रहे हैं, ये उनकी बिरादरी के लोग समझ चुके हैं। इसलिए भी सिराथू का चुनाव हो, चाहे काशी का चुनाव हो, कार्यकर्ता आधारित पार्टी के साथ ही कार्यकर्ता जुड़ने वाला है। आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया, बहुत गंभीर किस्म के सवाल उठाए कि रातों रात टिकट बिक गए और ईडी जैसी संस्था को जांच करनी चाहिए, नहीं करती तो वो उसकी असफलता है, जांच करनी चाहिए। खैर, हम फिर घूमकर एक सवाल के लिए सिराथू में फिर लौटते हैं। सिराथू में आपको क्या लग रहा है, जो भी घेरने की रणनीति है, एक अच्छे बड़े नेता के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में उभरे हैं। भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य एक अच्छे और पिछड़ों के ही नहीं कहूँगा, क्योंकि वो मिलनसार हैं, जो भी जाता है सबसे खुश होकर मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं और सबकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो सिराथू में जो उनको घेरने की कोशिश की गई, इसमें कहाँ तक क्या रणनीति हो सकती है, क्या सफलता किसको मिलेगी, थोड़ा सा आप साफ करें। रणविजय जी, मैं केशव प्रसाद जी से और सिराथू से शुरू करूं, इसके पहले मैं आपको कल्याण सिंह जी के दौर में ले जाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो या किसी दूसरे दल के अंदर हो, एक तबका हर दल के अंदर रहता है जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता या नेता उभर कर आता है।
उसकी छवि की सुपारी दे दी जाती है, छवि का कत्ल किया जाता है। कल्याण सिंह जी के, जब कल्याण सिंह मंदिर आंदोलन के नेता थे, अखबार ने लिखा कि कल्याण सिंह पिछड़ा नेता है। ओम प्रकाश सिंह भारतीय जनता पार्टी का कैडर थे, उनको कहा कि ये पिछड़ी जाति के नेता हैं। कल्याण सिंह ने मंदिर बनाया, विपक्ष कहता है ये मंदिर का नेता। उनके लोग और कुछ मीडिया का हिस्सा कहता है कि कल्याण सिंह पिछड़ी जाति के नेता हैं। फिर जब उनके जिले में जाते हैं तो बताते हैं कल्याण सिंह लोध नेता हैं। ना, ये एक साजिश है, ये एक साजिश है कि जो भी पिछड़ी जाति का गरीब आदमी उभरे उसको एक घेरे में कैद कर दीजिए। केशव प्रसाद गरीब घर से निकले, प्रयागराज में इकट्ठे हुए, कारोबार किया, राजनीति की। शुरुआती दौर में उन पर उग्र हिंदू नेता होने का आरोप लगता था। विश्व हिंदू परिषद में जब वो काम करते थे अशोक सिंघल जी के साथ, जब वो एमएलए बन गए तो उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। यहाँ तक तो सबके साथ होता है, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री पद की रेस में रहे, जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया बने और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी अगुवाई में एक चुनाव लड़ा कि चेहरा दिखाया कि नहीं साहब पिछड़े लोग लामबंद हों, तो लोगों ने केशव प्रसाद जी को पिछड़ा नेता कहना शुरू कर दिया। कल उनकी छवि खराब करने के लिए लोग ये भी कहेंगे कि वो काशियों के नेता हैं। कल लोग कहेंगे ये कुर्मियों का नेता है, ये कुर्मियों में 12 बीघे वाले का है, ये 20 बीघे वाले का है। ये नहीं होना चाहिए। केशव प्रसाद को जितना मैंने देखा समझा, केशव प्रसाद गरीब घर से बढ़कर कारपोरेट राजनीति से टकराने वाले नेता हैं। उनके साथ हिंदू भी हो सकता है, उनके साथ मुसलमान भी हो सकता है, उनके साथ किसी भी जाति का आदमी हो सकता है, लेकिन जो गरीबी से उठकर गया केशव प्रसाद उसकी नुमाइंदगी करते हुए दिखते हैं। इसलिए उनकी छवि पर बार बार हमला होगा, उनकी छवि पर इसलिए हम, और केवल केशव प्रसाद नहीं, मैं कल्याण सिंह तक ले चल रहा हूँ आपको। यही काम कल्याण सिंह जी के साथ किया गया था, यही काम कुछ साजिशी ताकतें केशव प्रसाद के साथ करना चाहती हैं। इसलिए जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी के लोग हैं, जो विचारों को प्रेम करने वाले लोग हैं, उनको ये चाहिए कि जब भी इलेक्शन आवे लोकल तो छोटी बातों को भूल जाना चाहिए, छोटी बातों को भूल जाना चाहिए। सिराथू में उन्होंने क्या किया, कैसे मिले, किससे मिले, ये सवाल सिराथू के लोग जानेंगे, समझेंगे, लेकिन वो कितने राष्ट्र के लिए उपयोगी हैं ये बात भी सिराथू के लोगों को ही करनी होगी। सिराथू या सैफई, सवाल वहीं आया। अब ये सिराथू के लोगों को तय करना है कि उन्हें उत्तर प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकने लायक एक योग्य नेता चाहिए या जाहिलियत भरा कोई दूसरा आदमी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि संघर्ष द्वाबा क्षेत्र में ही है? हाँ, इसीलिए केशव प्रसाद को घेरा जा रहा है, क्योंकि दूल्हा तो वही है, पिछड़ी जातियों का दूल्हा वही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, लेकिन जनता के मन में जो आदमी है वो यहां यही दिखते हैं। आप गोरखपुर जाओगे तो लोग योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करेंगे आप, लेकिन तीसरा कोई आदमी हो तो बताओ आप उत्तर प्रदेश में। आप जालौन जाइए, वहां कोई बात नहीं होगी, लेकिन आप सिराथू आएंगे तो केशव प्रसाद जी की बात होगी। आप गोरखपुर चलिएगा तो वहां लोग योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे। ये राजनीति है। विधायक दल भारतीय जनता पार्टी, ये उनका अपना संगठन है, कौन क्या बनेगा, लेकिन बनने की पोजीशन में दोनों आदमी हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिराथू के लोग जातियों के खांचे में ना बटें, एक बड़े नेता को जिताएं जिससे क्षेत्र का विकास हो और क्षेत्र को बाहर एक बड़ी पहचान मिले। नेता से ही क्षेत्र की भी पहचान मानी जाती है। ऐसा एक सिराथू में ही लोगों ने मुझे बताया कि सिराथू विधानसभा की पहचान केशव प्रसाद मौर्य के आगे बढ़ने से हुई। देश प्रदेश भर में ये विधानसभा क्षेत्र जाना जाने लगा है। मैं आखिरी बात कहूं आपको, आज अगर सिराथू ने गलती की, इस बात पर नहीं कि उन्होंने नेता चुना कौन, वो जिस नेता को चुन रहे हैं उस नेता को अगर ज़्यादा से ज़्यादा मतों से नहीं बनाया, रिकॉर्ड नहीं बनाया अगर उन्होंने, तो यही हालत आएगी जैसे राजपुर, अब जो सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ चौधरी नरेंद्र सिंह जब विधानसभा का चुनाव जीते और यूपी की सरकार में कई बार मंत्री जब बने, तो उन्होंने एक अमराहट पंप कैनाल शुरू कराई। प्रधानमंत्री भारत के उसका उद्घाटन करने आए। जैसे ही चौधरी साहब का पतन शुरू हुआ, आज 25 साल हो गए रणवीर सिंह जी, वो पंप कैनाल बंद है, उसका पानी इटावा वापस भेज दिया गया। राजनीति में ऐसी दुश्मनियां नहीं की जानी चाहिए। इसलिए क्षेत्र के लोगों को बड़ा सोचना चाहिए
और जो क्षेत्र बड़ा सोचा है उसी ने बहुत कुछ पाया है। आप दोनों लोगों को नेशनल पुलिस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पड़ाव हम लोगों का किसी और विधानसभा क्षेत्र में होगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, कमेंट करें और आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।